हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए गणित के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न दे रहा हूं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए कक्षा 10 के बच्चे जो हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपका लक्ष्य साथ देगा तो हो सकता है कि ये बोर्ड की परीक्षा में भी प्रश्न आपके सामने आ सकता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रश्न लिया है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिखा गया है कि ब्रज अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में ब्रज और पुत्री की आयु आयु का मतलब दोस्तों, हमें उनकी वर्तमान आयु क्या करना है, ज्ञात करना है। आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं इस सवाल को हल करना। सबसे पहले दोस्तों, आपको ये कर लेना होगा कि माना ब्रज की वर्तमान आयु, माना ब्रज की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है, y वर्ष है। अब क्या करना है दोस्तों, हमने तो मान लिया है कि माना ब्रज की वर्तमान आयु x वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। लेकिन पहली शर्त हमारा प्रश्न में कर रहा है कि 7 वर्ष पूर्व। तो हम करते क्या हैं दोस्तों, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व ब्रज की आयु, ब्रज की आयु। दोस्तों, आपको ख्याल करना होगा, जहाँ भी पूर्व की बात आती है वर्तमान में उतना वर्ष आपको जोड़ना होता है। जितना वर्ष पूर्व की बात कहा जाएगा दोस्तों, वर्तमान आयु में से हम उतने वर्ष को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। यानी 7 वर्ष पूर्व ब्रज की जो आयु रही होगी वो 7 माइनस x वर्ष रही होगी। और इसी तरीके से 7 वर्ष पूर्व जो है पुत्री की आयु, पुत्री की आयु, तो जैसे आपने इसमें से घटाया है पिता की आयु 7 वर्ष की निकालने के पूर्व निकालने के लिए पिता की वर्तमान आयु में से उसको घटाया है, उसी तरह से पुत्री की आयु में से भी 7 वर्ष को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने क्या कर लिया, पिता और पुत्र की दोनों आयु जो है 7 वर्ष पहले की ज्ञात कर लिया है। लेकिन क्या कह रहा है पिता यही कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। यानी प्रश्नानुसार अगर हम चीज़ लेते हैं तो प्रश्नानुसार पिता की जो 7 वर्ष पहले की आयु है, पुत्री की 7 वर्ष पहले की आयु की कै गुनी, 7 गुनी, तो हम 7 कर देंगे। दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा x - 7 बराबर 7y और -49। पक्षांतर अगर आप करते हैं, ये चर वाला पद इधर आएगा तो x - 7y बराबर -49 और ये इधर जाएगा तो +7। इस तरीके से x - 7y बराबर 7 को माइनस करने पर 42 हो गया। इस तरीके से ये हमारा समीकरण नंबर क्या बना दोस्तों, 1 बन गया। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है पिता कि अब से 3 वर्ष बाद, तो जैसा कि दोस्तों मैंने बताया है कि पूर्व की अगर बात कही जाएगी तो जितने वर्ष पूर्व की आयु पूछी जाती है, वर्तमान में से उस चीज़ को घटाते हैं और बाद के लिए उतने वर्ष को हम जोड़ते हैं। तो बोला गया है 3 वर्ष बाद, तो उसी तरह लिख सकते हैं हम कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद ब्रज की आयु। तो 3 वर्ष बाद ब्रज की आयु क्या हो जाएगी, x + 3 वर्ष, और 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, उसकी पुत्री की आयु
तो इसका मतलब उसी तरह से y+3, ठीक है, इतना वर्ष और इतना वर्ष, ठीक है दोस्तों। लेकिन कह क्या रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसलिए प्रश्नानुसार अगर आप करते हैं तो प्रश्नानुसार x+3 यानी व्रज की आयु बराबर पुत्री की आयु का कई गुना बोला है दोस्तों? 3 गुना। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से ये रिजल्ट मिल रहा है आपको x+3 = 3y+9। पक्षांतर अगर करते हैं तो आपको मिलता है x - 3y बराबर 9 और -3, ठीक है दोस्तों। 9 - 3 आप करते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसको अगर हल करते हैं तो हमको मिलता है x - 3y बराबर 6। इस तरीके से दोस्तों हमने प्रश्न के अनुसार क्या कर लिया, हमने प्रश्न के अनुसार 2 समीकरण प्राप्त कर लिया। जैसा कि एक समीकरण आपको यहाँ पे मिल गया है और एक समीकरण यहाँ पे मिल गया है, ठीक है। अब इन दोनों समीकरणों को लेकर के आप हल करके लगा सकते हैं कि वास्तव में उनकी वर्तमान आयु जो है वो क्या रही होगी। तो हम करते हैं क्या दोस्तों, समीकरण 1 और 2 में देख रहे हैं कि x का गुणांक बराबर है, इसलिए हम करते हैं कि समीकरण 1 से 2 को क्या करने पर दोस्तों, घटाने पर ये हो जाएगा x - 7y बराबर -42 और x - 3y बराबर 6 के। अब घटाते समय हमने घटाने पर लिखा है, इसलिए करेंगे नीचे के चिन्हों को हम बदल देंगे, बदल दिया गया, ये आपस में कट गए और ये हो जाएगा -4y और बराबर। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो 42 में 6 जोड़ेंगे तो ये 48 हो जाएगा, ये आपस में कट जाएंगे तो 4y बराबर 48 के। तो y का मान 48 और बटा में 4 कैंसिल करेंगे 12, y का मान 12 वर्ष। और आपको पता है कि y किसकी उम्र आपने माना है, पुत्री की आयु, यानी ये हमारी हुई पुत्री की आयु, ये पुत्री की आयु हुई। अब क्या करते हैं दोस्तों, किसी भी समीकरण में इस y के मान को रख लेते हैं। लिखेंगे कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या है दोस्तों आपका, x - 3y बराबर 6। तो x - 3 और गुणते y का वैल्यू 12 है बराबर 6 के। तो x - 12 × 36 = 6 के, ठीक है। तो x बराबर क्या हुआ, 6 + 36 यानी x का मान हो गया आपका 42 वर्ष। और ये उम्र किसकी आई, ब्रज की आयु, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से हमारा आंसर यही मिला कि जो पुत्री होगी वर्तमान में 12 वर्ष की होगी और जो पिता होगा यानी ब्रज जो होगा वो 42 वर्ष का होगा। आइए हम उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच देखिए, पिता जो हमारा है वो 42 वर्ष का वर्तमान में है और पुत्री जो है 12 वर्ष की है। अब 7 वर्ष पूर्व अगर इनकी आयु निकालते हैं तो दोनों में से हम 7 को घटा लेते हैं, तो इधर घटाते हैं तो 5 मिल गया और इधर घटाते हैं तो 35 मिल गया। यानी ये जो 35 है इस 5 का 7 गुना है, ठीक है। पहली शर्त हमारी पूरी हुई। दूसरी शर्त का भी अगर जांच करते हैं तो ये हमारा है 42 और ये है 12। 3 वर्ष बाद की बात कही गई है तो इसमें भी हम 3 ऐड कर लेते हैं, इसमें भी 3 ऐड कर लेते हैं, ये हुआ 15 और ये हुआ 45। अब यह जो 45 है इस 15 का 3 गुना है, यानी उत्तर हमारा सही है, ठीक है दोस्तों। अब आगे के सवाल को लेते हैं। हेलो दोस्तों, देखिए अगला सवाल हमारा लिया गया है। कहा है सवाल कि किसी भिन्न का हर उसके अंश के 2 गुने से 1 अधिक है, यानी 2 गुने से 1 अधिक है यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2 सही 16/21 हो तो भिन्न का मान हमें क्या करना है,
याद करना है। देखिए दोस्तों, इस सवाल को हल करने के लिए हमको बोला है कि भिन्न का हर उसके अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हर उसके अंश के 2 गुने से, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं। अगर हम मानते हैं कि माना भिन्न का अंश, माना भिन्न का जो अंश है वो x है, ठीक है। तो भिन्न का हर क्या होगा दोस्तों, भिन्न का हर, तो क्या बोला है, तो भिन्न का हर क्या होगा, तो बोला है कि हर उसके अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। तो अगर हम मान लेते हैं कि हमारा हर जो है वह y है और इस y का जो मान है 2x, और क्या है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं 2x, ठीक है। अब उसके बाद बोला है 1 अधिक है, तो हम क्या कर देंगे, +1 कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से, इस प्रकार, इसलिए हमारी भिन्न क्या बनी दोस्तों, भिन्न हमारी बनती है अंश बटा में हर, और अंश का मान x है और हर का मान 2x और प्लस क्या है 1, ये ही हमारी भिन्न है, ठीक है। लेकिन प्रश्न हमारा आगे क्या कह रहा है, अब आगे के प्रश्न को देखें। कह रहा है कि यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग, तो प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, प्रश्नानुसार भिन्न, भिन्न यानी x बटा में 2x +1, और इसका व्युत्क्रम करेंगे तो अंश हर बन जाएगा, हर अंश बन जाएगा, इसलिए 2x + 1 और बाई x, इसी का मान दोस्तों है 2 सही 16 बटा के 21। अब इस चीज़ को हमें हल करना पड़ेगा। जब हल करते हैं दोस्तों तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तो हमको मिलता है x और 2x + 1, इससे डिवाइड करते हैं, ये कट गया, x का वर्ग हुआ प्लस x से कट गया, ये चीज़ इससे गुणा करेंगे तो हम लिखेंगे 2x + 1 का क्या वर्ग इक्वल टू, ठीक है दोस्तों, 21 दूना के 42, 42 में अगर आप 16 जोड़ेंगे तो ये 58 हो जाएगा, यानी 58 बटा में 21 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा हमारा x का वर्ग प्लस इसका वर्ग करेंगे तो 4x का वर्ग, यानी इसका वर्ग कर रहे हैं हम, 4x का वर्ग प्लस 4x और प्लस 1, और बटा में क्या होगा दोस्तों 2x का वर्ग और प्लस x, ठीक है, इक्वल टू 58/21, ठीक है। अब फिर एक बार इसको हल कर लेते हैं, ये चीज़ अगर जुटता है तो हमको मिलता है 5x का वर्ग अब प्लस 4x + 1, और बटा में क्या, बटा में हमको मिलता है 2x का वर्ग प्लस x बराबर 58/21, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हमको देखने को क्या मिल रहा है, हमको देखने को यही मिल रहा है कि अब हमें ज़रूरत है किसका, तिर्यक गुणा करने की, इसलिए आइए हम तिर्यक गुणा करते हैं। जब इनकी तिर्यक गुणा हम करते हैं तो हमको मिलता क्या है, हमको मिलेगा, इसका गुणा इसमें कर देते हैं, ठीक है, इसका गुणा इसमें, यानी 21 × 5x का स्क्वायर प्लस 4x + 1 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई इसमें, यानी ये हो जाएगा 58 गुणते 2x का वर्ग और प्लस x। इसका अगर गुणा करते हैं 21 में अगर 5 का गुणा करते हैं तो दोस्तों आपको मिलेगा 105x का वर्ग, 21 का गुणा अगर 4 में करते हैं तो आपको मिलेगा 84x, और प्लस 21 का गुणा 1 में करते हैं प्लस 21 मिलेगा, ठीक है। इधर गुणा करते हैं 58 का गुणा 2x के वर्ग में करेंगे, ये मिलेगा आपको 2 8 16, 5 दूना के 10 1 11, यानी 116x का वर्ग और प्लस 58x, ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं, अब हम करते यही है कि इस पूरे पक्ष को
इस पूरे पक्ष को हम उधर पक्षांतर करें, यानी इस पक्ष को हम इस साइड में कर लेते हैं। यानी ये दोस्तों अब हमारा क्या बन रहा है उसको देखें। 116x का वर्ग प्लस 58x, ये इस साइड में अगर आता है तो माइनस 105x का वर्ग बनता है। ये आएगा तो आपका बनेगा माइनस 84x यानी 84x, और ये इधर आएगा तो माइनस 21 होगा, लेकिन रिजल्ट क्या होगा 0 के। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, एक स्टेप और लीजिए। अब देखिए ये दोनों सेम पद दिख रहे हैं, तो 116 में से अगर 105 को अगर आप घटाते हैं तो आपको मिलता है 11, यानी 11x का वर्ग। ये प्लस और ये माइनस, कन्फर्म है कि माइनस वाला अधिक है। तो कितना अधिक है, तो 84 में से 58 को आप माइनस कर लेंगे तो आपको मिलता क्या है, तो मिलेगा आपको प्लस, अरे ये माइनस दिख रहे हैं। तो अब क्या करना है, इसको अगर करते हैं तो ये प्लस और ये क्या है माइनस, तो कन्फर्म है माइनस अधिक है, तो यानी 26x, मतलब इसमें से अगर इस चीज़ को घटाएंगे तो आपको 26 मिलेगा, और ये माइनस 21 हो गया इक्वल टू 0। इस तरीके से दोस्तों ये हमको एक द्विघात समीकरण मिला। ठीक है, अब इस द्विघात समीकरण को हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। आइए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। हमको द्विघात समीकरण मिला 11x का वर्ग ऋण 26x और ऋण 21 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों, अब इसका हमें गुणनखंड करना है। जब गुणनखंड करना है तो हम इस अगर बाह्य पद का गुणा करते हैं तो अगर आप 21 में अगर 11 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 231। ठीक है, क्योंकि 11 कम 11, 11 दूना के 22 23। ठीक है, अब इस चीज़ को हमें ऐसे दो पद में तोड़ना है कि जोड़ने पर इतना हो और गुणा करने पर इतना हो। तो वो संख्याएं हमको मिलती है दोस्तों 33 और 7, 33 7, क्योंकि 33 में अगर 7 का गुणा करते हैं तो हमको 231 मिल जाता है, और इन दोनों में से अगर इस 33 को माइनस रखते हैं और इसको प्लस कर लेते हैं तो इस कंडीशन में इनको ऐड करने पर ऋण 26 हो जाएगा और गुणा करने पर माइनस 231 हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों ये होगा 11x का वर्ग ऋण 33x प्लस 7x ऋण 21 इक्वल टू 0। एक पद ये, इसमें से 11x को आप कॉमन करना, x ऋण 3 हो गया, और प्लस 7 को कॉमन करें, x ऋण 3 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, एक कोष्टक में मिला आपको x ऋण 3 और दूसरे कोष्टक में मिला 11x प्लस 7 इक्वल टू क्या 0। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि x माइनस 3 इक्वल टू 0, x का मान 3 हुआ, और 11x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो 11x बराबर -7, तो x बराबर ऋण 7 बटा में 11। ये चीज़ हमारा दोस्तों अमान्य है। ठीक है, यानी यही चीज़ हमारा मान्य है। ठीक है ना, यानी x का यह जो मान आया यही हमारा मान है। यानी हमको क्या मिला दोस्तों, इस तरीके से हमको भिन्न का हर पता चल, अरे अंश पता चल गया। इसलिए भिन्न का जो अंश हुआ वो 3 हुआ, और हर y का मान क्या है 2x प्लस 1 है, तो 2 गुणते 3 कर लीजिए प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 6 प्लस 1 इक्वल टू 7। ये y का मान और ये क्या है x का मान। इसलिए भिन्न आपको क्या मिली, इस तरह से भिन्न हमारी बनती है दोस्तों 3 बटा में 7। यही हमारा क्या है उत्तर है। अगर देखना सोचते हैं दोस्तों, अगर उत्तर की जांच करना सोचते हैं तो अभी कोई बात नहीं, करके हम देख लेते हैं। देखिए ये जो हर है वो भिन्न अंश के 2 गुने से 1 अधिक है, क्योंकि 3 दूना के 6 एक साथ। ठीक है, और क्या कह रहा है कि अगर इसका व्युत्क्रम यानी भिन्न और भिन्न का व्युत्क्रम, यानी इस चीज़ को अगर हल करते हैं तो 3 बटा में 7 और प्लस 7 बटा में 3 को अगर ऐड करते हैं तो एलसीएम इसका देख ही रहे हैं कि एलसीएम इसका 21 आएगा, 3 तिली के 9 और 7 सत्ते 49। अगर इसको अगर आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 9 9 18 और 58 बटा में क्या होगा 21 होगा। अगर इसको डिवाइड करके करेंगे तो 2 सही 16 बटा में क्या हो जाएगा
21। ठीक है, इस तरीके से हमारा उत्तर सही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक सवाल देखिए मैंने लिया है कि एक बेलनाकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है, उसका कुल भीतरी आयतन जो है 48,510 घन मीटर है तथा भीतरी व्यास उसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए आपको एक फिगर बनाना होगा। मैं यहाँ पे फिगर आपको बना दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। मान लेते हैं कि दोस्तों ये हमारा गुंबज है, यानी ये हमारा मकान है और इस मकान के का यह ऊपरी भाग जो है अर्ध गुंबद के आकार का है। ठीक है दोस्तों, ये पूरे हमारे मकान की आकृति है और इस मकान की महत्तम ऊंचाई हम मान लेते हैं h और इसके आधार की त्रिज्या हम क्या मान लेते हैं दोस्तों, r मान लेते हैं। ठीक है, बोला क्या है, बोला है कि मकान की महत्तम ऊंचाई जो है व्यास के बराबर है, व्यास के बराबर है, अर्थात व्यास बराबर h के है और व्यास का मान कन्फर्म है कि अगर हम त्रिज्या r माने हैं तो 2r के बराबर होगा इक्वल टू h, तो r का वैल्यू जो होगा h/2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप ये देख रहे हैं आकृति, ये जो देख रहे हैं ये भी r होगा, यानी इसका नाम दे देते हैं ABCDOPQ। तो इस कंडीशन में आपको अपने दिमाग में रखना है कि इसकी जो ऊंचाई होगी वही r होगा और r का मान आपको पता है h/2। ठीक है, इस चीज़ को हमें भूलना नहीं है। ठीक है, तो ये ऊपर तो अर्धगोलाकार है लेकिन नीचे जो है बेलनाकार भाग है, लेकिन ऊपर वाला अगर भाग h/2 है तो नीचे वाला भाग क्या होगा, अगर उसको निकालते हैं आप तो करना क्या होगा, नीचे की यह ऊंचाई जो होगी पूरी ऊंचाई में से इसको घटाएंगे तो कन्फर्म है कि यह भी h/2 होगा। इसलिए ख्याल कर लेना है, मान लेना है आपको कि मकान का आधार r है तथा महत्तम ऊंचाई जो है वो h है और बेलनाकार भाग की ऊंचाई जो होगी वह h/2 होगी। ठीक है, ख्याल कर लेना है, क्योंकि अगर यहाँ से ऊपर h है तो इतना दूर का मान निकालेंगे तो इसमें से इसको घटाएंगे, यानी h में से जब h/2 को अगर आप घटाते हैं तो आपको h/2 ही मिलेगा। अब क्या निकालेंगे कि मकान का आयतन तो क्या है दोस्तों, ऊपर हमारा अर्ध गोला है तो 2/3 पाई r का क्यूब और प्लस नीचे बेलन है यानी पाई r का स्क्वायर और h, अगर इसको हम h मान लेते हैं तो इस कंडीशन में ये दिया है 48,510 बराबर 2/3 पाई और गुणते r का वैल्यू आपने निकाल रखा है, जहाँ पर r होगा हम h/2 लिख सकते हैं, क्यों हो जाएगा पाई गुणते r के जगह पर फिर वही काम करेंगे h/2 और गुणते ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई है यानी इसका तो वर्क करना होगा और गुणते यहाँ पे h/2 लिखना होगा। इस तरीके से ये 48,510 हुआ इक्वल टू 2/3 पाई गुणते h का क्यूब और बटा में 8 और प्लस पाई गुणते h का वर्ग बटा में 4 और गुणते h/2। ठीक है दोस्तों, 2 से इसको काट दीजिएगा, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 48,510 बराबर ये क्या होगा पाई h का क्यूब और बटा में 12 और प्लस इसको अगर हल करते हैं तो पाई h का क्यूब और बटा में 8, ये हो जाएगा दोस्तों 48,510 बराबर इसका एलसीएम 24, 12 दूना के 24 2 पाई h का क्यूब और प्लस 8 लिखे 24 यानी 3 पाई h का क्यूब, ये हो जाएगा 48,510 बराबर 5
पाई h का क्यूब और बटा में 24, इसके बटा में 1 करके तिर्ये गुणा कर दीजिएगा। अब इस सवाल को यहाँ पर अगर लेते हैं तो आपको मिलता क्या है, मिलता है आपको 5 पाई h का क्यूब बराबर 48,510 और गुणते 24 के, या h का क्यूब बराबर 48,510 गुणते 24 और बटा में 5 पाई के होगा। यानी h का क्यूब बराबर 48,510 गुणते 24 और बटा में 5 और गुणते 22, पाई का मान रख दिए, 22/7 होता है और 7 को हमने ऊपर कर लिया। अब क्या किया दोस्तों, अब इसको हम काटेंगे। अगर हम काटते हैं तो पहले इसको 11 से काटते हैं, 11 दूना के 22। फिर क्या करते हैं हम काटते हैं 11 से इसको, तो 11 चौक 44, 11 चौक 44, 11 चौक 44, ठीक है, और 11 एकम 11 0। फिर इसको 5 से काट देते हैं, 5/40, 5/40, 5 दूना के 10। फिर इसको 2 से काट देते हैं, 441। यानी क्या मिला दोस्तों, h का क्यूब बराबर 441 गुणते 24 और गुणते 7। ठीक है, अब इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, h का वैल्यू निकालने के लिए रूट करेंगे और ये हो जाएगा 441 और गुणते 24 और गुणते 7 के। h बराबर आगे बढ़ते हैं, ये 21 का वर्गमूल है, यानी हम 3 गुणते 7 गुणते 3 गुणते 7 लिख सकते हैं। ये 24 को हम 3 गुणते 8 लिख सकते हैं और गुणते 7 लिख सकते हैं। यानी हमको क्या मिला दोस्तों, h का मान। h का मान आप देख रहे हैं कि h का मान आपको क्या मिल रहा है, तो 3 ठो 3 का जोड़ा 3 ठो मिल रहा है, यानी एक 3 निकल जाएगा, फिर एक 7 का भी जोड़ा 3 ठो 7 भी मिल रहा है, एक 7 निकल जाएगा और 8 से 2 निकल जाएगा। इसलिए h इक्वल टू 3 दूना के 6 और 6 से 42, यानी हमारे मकान की ऊंचाई जो होगी वो होगी 42 मीटर। यही आपका क्या है दोस्तों, आंसर हुआ मकान की पूरी ऊंचाई का। धन्यवाद दोस्तों।